नमस्कार। वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंटरव्यू। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया है और आप अपनी स्ट्रेटजी हमारे इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं लोगों में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशांत मिश्रा जी, जिन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और वह पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो इस चैनल के माध्यम से प्रशांत मिश्रा जी अपने अनुभव हम सभी के साथ, जो भी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत मिश्रा जी, जो कि हाल ही में इन्होंने नेट जेआरएफ परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और या पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो हम अपने इस चैनल पर प्रशांत जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत मिश्रा जी। जी सुरेश जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद। आपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विषय पर चर्चा के लिए आपने हमको जो है अपने चैनल पर मौका दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। तो प्रशांत मिश्रा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से हम दर्शकों के लिए, जो भी इस नेट जेआरएफ परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मन में डाउट रहते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आंसर जी। के रूप में हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आप नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कब से कर रहे हैं और इसके लिए आपने क्या विशेष स्ट्रेटजी रखी है। मैं यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी जब मैं मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर में था तभी से मैंने आरंभ किया था अपने टीचर के गाइड में। और मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए हमको मोटिवेट किए। तो हमारा अगला प्रश्न है, आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय। अ, अभी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः अभी संतुष्ट नहीं, क्योंकि हम जेआरएफ के लिए गए थे और अभी वो उसमें हम क्लियर नहीं कर पाए। तो आगे हमारा जो अगला अटेम्प्ट है जो उनका, तो हम आगे जेआरएफ के लिए जा रहे हैं। जी जी। तो स्टूडेंट के मन में काफी डाउट रहते हैं कि लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो आपको भी ऐसा स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा लाइफ में कभी ना कभी। तो आपने इसको किस प्रकार से टैकल किया। जी बिल्कुल। हर स्टूडेंट की लाइफ में मैं मानता हूँ कि जितने भी व्यक्ति हैं सबके लाइफ में जो है अप डाउन लगे रहते हैं। कोई ना कोई समस्या आती रहती है और स्टूडेंट को विशेषकर इस पे फोकस करना होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें अधिक समस्याओं के साथ अपने पढ़ाई को भी फोकस करना होता है। तो मैं ये हमेशा कहूँगा कि आप दोनों को देखिए, लेकिन समस्याओं के साथ साथ अपने पढ़ाई को ना भूलिए। कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा नहीं तो समय देना पड़ेगा आपको, और क्योंकि अपनी पढ़ाई के लिए आपको रेगुलर बनाना पड़ेगा, और बिना रेगुलरिटी के आप जो है अपने कंपटीशन जो है बीट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन से क्या ड्रीम रहा है। कि आपका ड्रीम यही रहा है कि हमें पीएचडी करना है, या आगे कुछ और भी करना पसंद करेंगे। नहीं, बचपन का ड्रीम तो मेरा कुछ और था। मैं 12th तक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा ड्रीम तो पहले कुछ और था। मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए गया, तो मेरी जो है मैथ थोड़ी वीक थी, फिजिक्स उस वजह से मेरा वीक था, इस वजह से मैं उसको छोड़ दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर में मुझे इसके बारे में पता चला अपने टीचर के द्वारा, फिर मैं इसके लिए प्रेरित हुआ और फिर इसकी तैयारी करना शुरू किया। जी। तो हमने देखा है कि इस तैयारी में स्टूडेंट काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं बीच बीच में, कभी परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाते या पीएचडी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो आपने इस मोटिवेशन को किस प्रकार से जारी रखा। बिल्कुल, ये होता है कि मेरे साथ भी हुआ है, और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जब मैं मास्टर थर्ड सेमेस्टर में था। तो मुझे लगा मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, मास्टर थर्ड में हो सकता हूँ मेरा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैं पीएचडी के लिए एलिजिबल हूँ। ये होता है सबके साथ। अगर आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन आपने को कभी भी मोटिवेशन से नीचे नहीं आना है। हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है।
और अपने स्कोर्स पे ध्यान रखना है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर डिमोटिवेट होगा तो आप उसी वक्त एग्जाम से आप कुछ कदम पीछे आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक डाउट रहता है लोगों के मन में कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों में क्या जी। महत्वपूर्ण है ज्यादा। मुझे लगता है दोनों, क्योंकि अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तभी आप मोटिवेट रहेंगे। और कंसिस्टेंसी तभी बनी रहेगी जब आप अपने सब्जेक्ट विषय पर और अपने कैरियर पर जो आपने लक्ष्य बना रखा है उस पर फोकस रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। क्योंकि ऐसा एग्जाम है जिसमें लाखों लोग एग्जाम देते हैं और सब काफ़ी, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसके लिए आपको जो है लगातार प्रयास रखना पड़ेगा और इसी को अपना मोटिवेशन बनाना पड़ेगा। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं वो इस परीक्षा में काफी मददगार होते हैं, क्या बिना उन्हें देखे ही परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कारण ही, अगर मैं ज़्यादा मेरा क्लियर नहीं हुआ तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा। मैं सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया विषय पर अपने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, तो उसके कारण मैं काफ़ी क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट रेगुलर उसको अपने हैबिट में रहना चाहिए, उसको सॉल्व करें। उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे जो लर्नर्स हैं उनके मन में एक डाउट ये भी रहता है कि एक ही किताब को कई बार पढ़ें या एक टॉपिक के लिए कई किताबें पढ़ें। जैसे सविन सिंह की पढ़ लिया या कोई और आपने बुक खरीद ली, जियोमॉर्फोलॉजी का जी। टॉपिक इससे भी देख लिया जाए, थोड़ा इससे भी देख लिया जाए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है कि जहाँ जो मैंने बुक पढ़ी है, सेवन सिंह की पढ़ी है, तो वो बुक सफिशियंट है। आप एक ही बुक पढ़िए, उसको कई बार आप रिवाइज कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आप अलग अलग किताबों के पीछे मत जाइए, एक किताब को आप कई बार पढ़िए, तो वो आपके मार्क्स के लिए गेन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। बेस्ट रहेगा वो आपको। तो आप जैसे सभी लोग होते हैं कि हमेशा ही पढ़ नहीं पाते, तो कभी ना कभी कुछ मनोरंजन के साधन का उपयोग जरूर करते हैं। तो आपके लिए कोई बिल्कुल मनोरंजन का साधन था। बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार पढ़ भी नहीं सकते हैं 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू एक बार कि लगातार किताबों को, तो बीच बीच में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, तो अब मैं जो करता था, मैं मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है मोटिवेशन की। तो मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ कुछ हो गई उनके, क्योंकि वो जो है सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर उनके उपन्यास होते हैं, और वो जो उसमें वो फीलिंग डालते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि जो समाज का निचला स्तर उठ के कैसे आगे आता है। तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। जी सही है, अपने मनोरंजन के साधन कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। जी जी तो बिल्कुल। हमने सुना था कि आपने रिमोट सेंसिंग में भी कुछ ट्रेनिंग लिया है और सर्टिफिकेट भी आपको मिला हुआ है। जी जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। मैं रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और मैं ही नहीं, मेरे अन्य 3 मित्र भी थे उसमें साथ साथ। सत्यांश जी थे, उनका हाल ही में अभी नेट क्लियर किया उन्होंने, और उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेरे साथ गुलशन जी भी थे, और सर्वेसर जी भी मेरे साथ गए थे। तो काफ़ी अच्छा था वो समय, और सबके लिए था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वो बहुत ही फाइट का समय था। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, बैकग्राउंड मेरा हिंदी मीडियम का रहा है। और मैं जब वहाँ पर प्रोग्राम के लिए गया ज्वाइन के लिए, तो वो काफ़ी मेरे समय कठिन का समय था, क्योंकि वहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे आपको ट्रेन कर रहे थे उस सब्जेक्ट के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, वो सभी, वो जो इंग्लिश की लैंग्वेज थी वो काफ़ी टेक्निकल थी। ज्योग्राफी हमारी टेक्निकल सब्जेक्ट होती है, तो काफ़ी सब्जेक्ट तो मुझे वो समझने में काफ़ी दिक्कतें हैं। कल लेकिन मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे संभाला और उस प्रेशर से थोड़ा निजात दिलाया, तो मैं उनके, वो हमारे साथ रहे, मैं उनका भी आभारी रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैंने उस चीज़ को टैकल किया। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम में हम सभी को जाना चाहिए, और खासकर मैं अपने मित्र सर्विसेज जी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि उन्होंने
जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे वहां से, मुझे याद आता है कि साइंटिस्ट थे आलोक सैनी जी। वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश तो शायद ही मैंने किसी और को ऐसे बोलती हुई सुनी। वो कंटिन्यू इंग्लिश में ही उनके लेक्चर चले 2 घंटे 3 घंटे। तो सर जी ने उसको, मुझे उन्होंने उस चीज़ को हिंदी में बताया, तो काफ़ी सहायता मिली। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूजीसी नेट ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो काफी बड़ा होता है। तो आपने इसको कैसे पूरा किया? क्या आपने कोई विशेष ऐसा स्ट्रेटजी बनाई थी? अ, जी बिल्कुल, आपको किसी भी विषय को पूरा करने के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आपका कोई भी विषय कंप्लीट नहीं रहेगा। वो एक एग्जाम आते आते अधूरा रह जाएगा। तो आपको हर विषय के लिए एक जो है स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो आप हर विषय का एक समय निर्धारित कर दीजिए, और उस समय के अंदर कोशिश कीजिए कि अपने विषय को पूरा करें। तो मेरे लिए सबसे अच्छा ये रहा कि मेरे साथ मेरे जो गाइड रहे हैं, मेरे टीचर जी रहे हैं, डॉक्टर राठौर सिंह जी रहे हैं। वो उनका मैं बहुत बहुत आभारी रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से हर विषय को पढ़ना सिखाया। तो उनके मैं अंतर्गत रह के पूरा अपना विषय जो है आगे बढ़ाया, पूरा कंप्लीट किया। जी, सही कहा आपने। एक टीचर का योगदान बहुत ही आवश्यक होता है, इस मार्गदर्शन के रूप में हमें चाहिए ही रहते हैं। जी जी जी। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जब आप कहीं घूमने जाते थे या भ्रमण करने जाते थे, तो वहां आप ज्योग्राफी से चीजें रिलेटेड चीजें देखते थे या केवल घूमने ही जाते थे? नहीं नहीं नहीं, मैं हम जब जाते थे हमारा फ्रेंड सर्कल होता था। विशेषकर हम सत्यान जी को इसमें धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारा और उनका भ्रमण हमेशा एक साथ रहा है। और वो हमेशा जब भी जाएं तो हर एक चीज में ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कराए हमसे। तो मैं उनका इसमें आभारी रहा हूँ कि लैंडफॉर्म कहीं भी मिल जाए, रॉक मिल जाए, तो बताएं कि ये रॉक है, बेसाल्टिक है, मेटामॉर्फिक है, जो भी है वो बताते थे। तो उनका मैं इस पे धन्यवाद रहना चाहूंगा कि उन्होंने ज्योग्राफी को इस दृष्टिकोण से मुझे देखना सिखाया। जी। तो आपने जैसा कि अपने मास्टर्स की डिग्री की है ज्योग्राफी से, तो आपके महाविद्यालय का आपकी सफलता में क्या योगदान रहा? जी, मेरे महाविद्यालय का मेरी सफलता में योगदान रहा, क्योंकि बिना आपका महाविद्यालय, किसी महाविद्यालय और बिना अध्यापक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक अच्छा महाविद्यालय, एक अच्छे अध्यापक के अंतर्गत रहने से हमें सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि विषय को अच्छे से जानने का मौका मिला। और मैं महाविद्यालय का भी ऋणी रहा हूँ कि उन्होंने मुझे रिमोट सेंसिंग जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा, जिससे मैं काफ़ी कुछ सीखा। जी। तो अक्सर दोस्त ही संगत से काफी, अगर आपका अच्छे साथ मिल जाए दोस्तों का तो काफी अच्छा ही विचार रहता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके दोस्तों ने आपको किस प्रकार से मोटिवेट या डिमोटिवेट रखा? जी बिल्कुल है कि दोस्त अगर आपको अच्छे मिल गए तो आपका अचीवमेंट्स जो है जल्दी मिल जाता है। क्योंकि वो आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हैं। और जब भी आप जाएंगे तो आपको रोकने का जरूर प्रयास करेंगे। तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब रहा हूँ कि मुझे अच्छे दोस्त मिले, गुलशन जी मिले, आप सर्वेश्वर जी मिले, और सत्यांश जी मिले। इन्होंने अच्छे अच्छे मार्गों के लिए प्रेरित किया। जी। तो कोई विशेष बुक लिस्ट या स्ट्रेटजी आप बताना चाहेंगे ज्योग्राफी के लिए, जो नेट ज्योग्राफी से करना चाह रहे हो? बिल्कुल, ज्योग्राफी के लिए आप सविन सिंह जी की किताब खरीद लीजिए। उस जो तीनों कंबाइंड रहता है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से कंटेंट को लिखते हैं वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो माजिद हुसैन के लिए जा सकते हैं आप। और बाकी आप इकोनॉमिक्स के लिए भी माजिद हुसैन की ओर जा सकते हैं। नहीं तो एक और राइटर हैं प्रोफेसर जगदीश सिंह, उनकी भी बुक आती है, अच्छी है इकोनॉमिक्स में, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट के मन में या जो तैयारी कर रहे हो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में एक हमेशा प्रश्न रहा है कि हिंदी माध्यम से पढ़ें या इंग्लिश माध्यम से पढ़ें, जिसमें काफी कहते हैं कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ते होते तो हमारा सिलेक्शन इजी रहता, हिंदी माध्यम से इसलिए हमारा नहीं हो पा रहा है। तो आप इस पर जी क्या जी। कहना चाहें?
ये काफ़ी चर्चा का विषय है। हिंदी माध्यम से करें या इंग्लिश माध्यम से। अगर मैं खुद एक हिंदी माध्यम का छात्र हूँ और मेरे दृष्टिकोण से हिंदी माध्यम से तैयारी करने पे बहुत ज़्यादा दोहरा जो है आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। आपको दोहरी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट करता है। क्योंकि जो पेपर आता है यूजीसी नेट का, वो जो इंग्लिश का ही ट्रांसलेट वर्जन होता है हिंदी, और इतनी क्लिष्ट हिंदी लिखी होती है कि कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ कि मैं अपने दोनों अटेम्प्ट में वो सारी गलतियां किया जिसके कारण मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से रहा और मैं अपने प्रश्नों को समझने में बहुत गलतियां किया, जिसके कारण मेरा आता हुआ क्वेश्चन, आपको नॉलेज रहेगा उस सब विषय के बारे में, लेकिन आप सिर्फ प्रश्न ना समझने के कारण, आप उसकी टर्मिनोलॉजी बदल जाने के कारण आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तुम सब, मेरा यही, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, कम से कम आप ज्योग्राफी के जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, आप उनको इंग्लिश में जानें। और कोशिश करें कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आप जल्दी से उसको समझने की कोशिश कर लेंगे और अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो इस तैयारी में आपको क्या लगता है, मॉक टेस्ट का कितना योगदान रहता है? कि आपको कितने जी जी, मॉक टेस्ट कम से कम देने चाहिए? कम से कम देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने चाहिए। आपको रेगुलर कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि आपको वो पता चलेगा जो आपने पढ़ा है, वो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपका जो रिवीजन है वो कैसा चल रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में है कि नहीं है। तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। आप इसमें तो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट आपकी सफलता में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आप ये दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं, कम से कम अगर 50 नहीं कर पा रहे हैं तो 20-30 तक तो आप जाइए रेगुलर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, तो आपको सफलता में बहुत आपको जो है हेल्पफुल रहेंगे। जी। तो हमारे जैसे कई तैयारी करने वाले लर्नर्स जो होते हैं, उनके मन में डाउट रहता है, क्या घर से बैठकर तैयारी की जा सकती है, क्या बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए? जी, अगर परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको सामाजिक दायरों से दूर रख रहा है कई सारी चीज़ों से, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो जॉब भी करते हैं, उन्होंने भी क्लियर किया है। अगर आप अपने आप को पढ़ाई पे उतना समय दे दे रहे हैं, आप अपने विषय पे उतना समय दे रहे हैं जितना आपको चाहिए, या आप उतने ही समय में उस विषय को समझ जा रहे हैं, तो घर पे रह के आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी में हमारा अगला प्रश्न है कि फैमिली आपको कितने सपोर्ट दी है, या फैमिली का सपोर्ट जी रहा है हमेशा परिवार से का आपके पास? जी परिवार का हमेशा से सपोर्ट रहा है, और उनका योगदान हमेशा से रहेगा। और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं लगातार जो है आगे बढ़ रहा हूँ। उनका योगदान हमेशा रहता है एक बच्चे के जीवन में। परिवार, शिक्षक और अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये सारे सपोर्ट ही मिलेंगे तो आपको सफलता निश्चय ही बहुत जल्दी मिल जाएगी। जी। तो कोई आप एक दो विशेष गलतियां बताना चाहेंगे जिसकी वजह से आपका जेआरएफ नहीं क्लियर हो पाया? बिल्कुल। मुझे लगता है हर इंसान को अपनी गलतियों को जो छुपा के नहीं रखना चाहिए। कम से कम परिवार के सामने, दोस्तों के सामने, और अपने अध्यापक के सामने जिनके गाइड में आप पढ़ रहे हो, उनके सामने नहीं छुपाना चाहिए। अपनी गलतियां रखना चाहिए। मेरा सबसे पहली गलती ये था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मैं प्रयागराज आ गया, और प्रयागराज आने के बाद हर बच्चे को देख के मैं सिविल की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया। तो आप वो गलती ना करें कि जिस सेट पे आप चल रहे हैं, जिस आपका जो लक्ष्य है उसी पे केंद्रित रखें, आप दूसरी तरफ ना भागें। और दूसरी गलती मैंने ये किया कि मैं अपने पढ़ाई को इंग्लिश पैटर्न पे नहीं ले पाया। उस जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको सही से नहीं समझ में आया, तो जिसके कारण मेरे मार्क्स कम आए।
और मुझे लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हुए गलत किए हैं, और ये सबसे बड़ा अंतर होता है। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 22 नंबर, 24 नंबर। तो ये लोग 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये मेरी गलती रही है। मैं इस पे सुधार कर रहा हूँ। आने वाले जून वाले अटेम्प्ट में मैं इस पे पूरा काम कर रहा हूँ कि मैं हर वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स को और क्वेश्चन को इंग्लिश पैटर्न में समझने की कोशिश करूँ, और उनके जो हिंदी वर्ड्स भी हैं उनको टैकल करूँ। अधिक उसके लिए मुझे अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी गलतियाँ थी जो मैं नहीं किया प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले मैं सबको भी सुझाव देना चाहूँगा कि आप दूसरे वे में ना भागें, कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। आप एक ही चीज़ पे फोकस रहें। तो मेरे टीचर ने भी, जब मैं अपने टीचर से सामने ये बताया मेरी गलती यही थी, तो उन्होंने प्यार से समझाया, कोई नहीं, आपका नेक्स्ट रन है जो में आप इस पे फोकस रहिए, और अधिक से अधिक आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और दूसरे फोकस पे मत जाइए। माना कि वो भी अच्छा एरिया है, ऐसा नहीं है सिविल खराब है, लेकिन आप पहले जो आपका लक्ष्य निर्धारित आपने पहले मास्टर में किया था उस पर ही फोकस रहिए। आप एक पे में चलेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, और आप अच्छे से जो है अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो हमारा आपसे लास्ट प्रश्न यह है कि जो युवा नेट जेआरएफ की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप कुछ शब्दों में संदेश देना चाहें तो क्या देंगे चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की, आपने अभी इस चैनल के माध्यम से सुना होगा जो मैंने गलतियाँ की। विशेषकर मैं हिंदी माध्यम के छात्रों को बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी माध्यम का छात्र हूँ। तो मुझे वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, वो कठिनाइयाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की है। आप अपने आप को रिजिड ना बना दीजिए कि नहीं नहीं मैं हिंदी पढ़ूंगा और कर लूंगा। तो ठीक है, आप आपकी हिंदी अच्छी है, आप समझ जा रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए। लेकिन आगे जब आप मान लीजिए आपने इसको पास भी कर लीजिए, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो ज्योग्राफी जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट, आप जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे, जब बच्चों के सामने आएंगे, तो जरूरी नहीं कि हिंदी माध्यम के बच्चे ही आपके सामने आए। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे आएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, और तो आपको काफ़ी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आप जो है इसके बारे में जरूर फोकस करें, और इस पे ध्यान दें, और लगातार जो है अपनी किताबों पे ही फोकस करें। ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल पे ना जाएं। अब आपकी किताबें सबसे अच्छी आपकी दोस्त रहेंगी, और किताबों के मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, और अपने जो आपके गाइड हैं, जो भी टीचर हैं, आप उनसे प्रेरणा लेते रहें, और आप अच्छी संगतियों में रहें, अच्छे दोस्त रहेंगे, तो मुझे लगता है आपका मोरल वैल्यू सबसे हाई रहेगा हमेशा। तो प्रशांत मिश्रा जी, हमारा अगला आपसे प्रश्न है कि कॉलेज लाइफ के दौरान क्या आप हमें कुछ ऐसे मोमेंट बताना चाहेंगे जो आपको काफी याद रहे हों और हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में एक छाप छोड़ गए हों? जी बिल्कुल। हर विद्यार्थी के जीवन में कॉलेज लाइफ के उसके एक ऐसा मोमेंट होता है जो वो उसके पूरे जीवन में उसको याद रहता है। मेरे विद्यार्थी जीवन में भी जब मैं मास्टर कर रहा था, तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया। मेरे प्रिय मित्र हैं सत्यांश जी, वो मेरे पास एक प्रपोजल लेके आते हैं, कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, और हमारे सर भेज रहे हैं, तो आप वहाँ चलिए, और बस कुछ नहीं, आपको एंजॉय करना है। और दरअसल मैं घूमने का बहुत शौकीन इंसान हूँ, और खाने पीने का। तो उन्होंने बताया कि आपको अच्छे अच्छे वहाँ खाने को मिलेगा, और ट्रेनिंग करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। और मैंने हामी भर दिया। तो हम 3 दोस्त थे, और हमारे प्रिय मित्र जी थे सत्यान जी, वो हम सब गए। तो वहाँ जाने के बाद जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, और मैं हिंदी माध्यम का छात्र, जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ और वहाँ इंट्रोडक्शन देने की बारी आई हर स्टूडेंट को अपनी, तो आई थिंक वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र थे, सभी स्टूडेंट थे, और उनका जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका था बेहद ही अच्छा था, और सब इंग्लिश में दे रहे थे। और जब मैं ये देखा तो मैं सबसे पहले अपने मित्र की तरफ देखा कि भैया यही मौज मस्ती कराने लेके आए थे, मुझे लगा था ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो वो चीजें जो है काफी, मतलब अभी तक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ के सर जो आलोक सैनी थे उनको भी नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो लेक्चर था वो मेरे
दिमाग में टॉर्चर की तरह बैठ गया था कि वो हमेशा मेरी तरफ देखे और मेरा चेहरा जो है वो प्रोजेक्टर की तरफ हो जाए साइड में, कि मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि वो कंटिन्यू इंग्लिश में बातें कर रहे थे। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उसको समझूंगा क्या, कि वो पूछ क्या रहे हैं। पहले तो ये तो समझ में आना चाहिए मुझे कि वो पूछ क्या रहे हैं और मैं बताऊं क्या उनको। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब कठिनाई का दिन था। वो जो वीकली प्रोग्राम था ट्रेनिंग का, वो सबसे कठिनाई का दिन था, और वो आज तक उस क्षण को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। हमने हमें पता चला कि आपने दो भ्रमण किए थे, एक नैनीताल का एक शिमला का। तो नैनीताल के जो आपका भ्रमण था उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मजेदार मोमेंट्स। अ, जी, ये मेरा पहला भ्रमण था, मेरे जीवन का भी पहला भ्रमण था, और मैं उसके लिए भी काफी एक्साइट था। मैं और पहाड़ देखना, उसके बारे में अध्ययन करना, जो हम किताबों में पढ़ते थे रॉक्स के बारे में, वहां जाके देखना। हालांकि मैं उसको पढ़ाई के दृष्टिकोण से वहां पे देख नहीं पाया वो, लेकिन हाँ, वो काफी अच्छी जर्नी थी और अच्छा लेसन था। उसके बारे में हमने एक रिपोर्ट भी तैयार किया था, और उस रिपोर्ट को वहाँ के जो हमने एनालाइज किया वहाँ के बारे में, नैनीताल के बारे में, वहाँ के हिल्स के बारे में, और उसके हर जो भी प्लेस थे, टूरिस्ट प्लेस थे, या फिर जितने भी उसका नैनीताल के जो रॉक्स के ओरिजिन हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, कैसे में, हमने उसके बारे में रिपोर्ट भी बनाया था। तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी और काफ़ी एक अच्छा समय भी था। तो आपने काफी कॉलेज लाइफ में इंजॉयमेंट किया और हमारे साथ उस सभी के पलों को बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रशांत मिश्रा जी, जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने जी हमारे इस चैनल पर आकर अपना कीमती समय दिया है। इससे यह काफी हेल्पफुल रहेगा जो भी लर्नर्स नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी आगे कर रहे हैं। यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आपका जी बहुत जी, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।